अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त भारत का सबसे सफल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभियान इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या कोई नया गैजेट नहीं बेच रहा है, बल्कि वो राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में एक धूल भरा धूसर रंग का उबाऊ सा पाउडर बेच रहा है। मेरा मतलब है सीमेंट बेच रहा है। तो क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा? पहली बार सुनने में तो ये बात सच में बहुत अजीब लगती है। मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और सीमेंट, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? लेकिन जब हम भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को गहराई से देखते हैं ना, तो ये हैरान करने वाली हकीकत सामने आ ही जाती है। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर हम लोग बुनियादी ढांचे या कंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह देखते हैं, जहाँ लगता है कि सिर्फ नापतोल और बस गणित का ही काम है। हाँ, आमतौर पर लोग इसे बहुत ही बोरिंग और सिर्फ B2B बिजनेस मानकर चलते हैं। सही बात है। और इसीलिए आज के हमारे इस डीप डाइव में हम किसी चमचमाती सिलिकॉन वैली की टेक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस नींव की बात करेंगे जिस पर सच में हमारा देश खड़ा हो रहा है। और इसके लिए हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिया दिखाने वाली रिपोर्ट्स हैं। पहला सोर्स है ET ब्रांड इक्विटी का एक बहुत ही शानदार लेख जो अल्ट्राटेक की नई मार्केटिंग रणनीतियों को खोलकर सामने रखता है। और दूसरी तरफ हमारे पास है फिनोलॉजी की एक बहुत ही गहन रेसिपी स्टॉक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, उनके भारी भरकम लॉजिस्टिक्स, उनके जोखिमों और शेयर बाजार में उनकी असली हैसियत का पूरा पोस्टमार्टम करती है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये डिकोड करें कि कैसे सीमेंट जैसा एक साधारण और उबाऊ माना जाने वाला प्रोडक्ट मार्केटिंग के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचता है और कैसे वो अपने विशाल लॉजिस्टिक्स के दम पर एक अंडरवैल्यूड पावर हाउस बन जाता है। बिल्कुल, इन दोनों सोर्सेज को साथ रखने पर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ भावनाएं हैं और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी औद्योगिक मशीनरी। तो अगर हम शुरुआत विज्ञापनों से ही करें, दशकों तक हमने देखा है कि सीमेंट की मार्केटिंग सिर्फ बड़ा चढ़ाकर किए गए दावों पर टिकी होती थी, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब टीवी पे दिखाते थे कि कोई सुपर हीरो एक हाथ से पूरी दीवार रोककर खड़ा है या कोई दैवीय शक्ति अचानक आकर पुल को टूटने से बचा रही है। बस हमारा सीमेंट सबसे मजबूत है, यही एक रटा रटाया नैरेटिव चलता था। और अल्ट्राटेक ने इस पूरे ट्रेंड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उन्होंने समझ लिया है कि ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर हथौड़े मारना या अपनी ताकत का दिखावा करना नहीं है। तो फिर असल में ये क्या है? देखिए, ये उनके पास मौजूद 137.85 मिलियन टन प्रति वर्ष की जो विशाल उत्पादन क्षमता है ना, उसे सही ग्राहकों तक पहुंचाने का एक बहुत ही सटीक और सोच समझकर बनाया गया तरीका है। 137.85 मिलियन टन, बाप रे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इस रणनीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पुरानी धारणा को तोड़ना होगा जिसमें लोग मानते हैं कि सीमेंट बेचना तो सिर्फ बड़े ठेकेदारों या सरकारी प्रोजेक्ट्स का काम है। हाँ, जिसे हम पूरी तरह से B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ET ब्रांड इक्विटी का जो डेटा है वो एकदम अलग ही कहानी बयां कर रहा है। आज अल्ट्राटेक का 70% बिजनेस सीधा आम ग्राहकों से आ रहा है। मतलब ये पूरी तरह से B2C बन चुका है। और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस 70% का भी 2/3 हिस्सा भारत के ग्रामीण इलाकों से आता है। अरे वाह, इसका मतलब उनकी असली लड़ाई किसी बड़े शहर में मल्टीप्लेक्स का टेंडर जीतने की है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती और अवसर उस आम इंसान का भरोसा जीतने में है जो शायद अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगाकर जीवन में पहली और आखिरी बार अपना घर बना रहा है। सही कहा। और जब कोई पहली बार घर बनाता है ना, तो वो इंसान बहुत डरा हुआ होता है, बहुत कंफ्यूज्ड होता है। हाँ, ढेरों सवाल होते हैं मन में। बिल्कुल, ठेकेदार सही काम कर रहा है या नहीं, बजट कैसे तय करें, दीवारों में सीलन तो नहीं आ जाएगी। ET का लेख बताता है कि अल्ट्राटेक ने ग्राहकों के इस डर को बहुत अच्छे से पहचाना है। और इसी डर को दूर करने के लिए उन्होंने अल्ट्राटेक से पूछो अभियान लॉन्च किया है ना? हाँ, और ये कोई आम विज्ञापन नहीं है, ये एक टेक सक्षम प्लेटफॉर्म है जहां लोग घर बनाने से जुड़ी कोई भी तकनीकी सलाह ले सकते हैं। और यहाँ कंपनी के मार्केटिंग हेड अजय डांग का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका मानना है कि एक बेहतरीन कहानीकार होने से पहले आपको एक बेहतरीन श्रोता होना चाहिए। मतलब पहले ग्राहकों की सुनो। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अपना सीमेंट बेचने के बजाय लोगों की समस्याओं का समाधान बेचना शुरू किया।
मार्केटिंग की भाषा में इसे नीड गैप भरना कहते हैं, जिसे बाकी कंपनियां शायद पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थीं। इसको अगर एक एनालॉजी से समझें, ये वैसा ही है जैसे आप किसी को सिर्फ सूखा आटा ना बेचें, बल्कि उन्हें पहली बार एकदम गोल और मुलायम रोटी बेलना भी सिखाएं। अरे बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने, है ना? अगर आपने किसी को सही रोटी बनाना सिखा दिया तो वो जीवन भर सिर्फ आपके ही ब्रांड का आटा खरीदेगा, क्योंकि भरोसा बन गया है। बिल्कुल सही। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी को न सिर्फ एक भरोसेमंद साथी की छवि मिल रही है, बल्कि उनके पास पूरे देश का एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हो रहा है। डेटाबेस वो कैसे? देखिए, उन्हें पता चल रहा है कि देश के किस हिस्से में, किस मौसम में लोग घर बनाने से जुड़े क्या सवाल पूछ रहे हैं। ये डेटा भविष्य की रणनीतियों के लिए किसी सोने की खदान से कम नहीं है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। लेकिन यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं, जहाँ हमारी 65% आबादी रहती है, तो वहाँ ये डिजिटल मार्केटिंग इतनी काम नहीं आती। वहाँ तरीका थोड़ा व्यक्तिगत और जमीनी हो जाता है। और यहीं पर वो अभियान आता है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, यशस्वी सरपंच। हाँ, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। बिल्कुल। इस अभियान के तहत उन्होंने ग्राम सरपंचों को एक इन्फ्लुएंसर और कम्युनिटी लीडर के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। लेकिन क्या सरपंचों को टारगेट करना, उन्हें सम्मानित करना सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं है? मतलब इसका असल बिजनेस से क्या लेना देना है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ग्रामीण इलाकों में सरपंच सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं होता। हाँ, वो तो है। वो पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक और भरोसे का प्रतीक होता है। अब सीमेंट एक भारी कमोडिटी है। एक आम ग्रामीण इंसान को सीमेंट के ग्रेड्स या रसायनों की कोई तकनीकी समझ तो होती नहीं है। सही बात है। जो सीमेंट एक बार नींव में डल गया, उसे वापस तो निकाल नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए लोग वहाँ तकनीकी ज्ञान पर नहीं, भरोसे पर निवेश करते हैं। जब सरपंच किसी ब्रांड पर भरोसा करता है, जिसे पूरा गांव अपना आदर्श मानता है, तो गांव वाले बिना सवाल किए उसे अपना लेते हैं। मतलब सीधा सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है। एकदम। ये कोई पीआर स्टंट नहीं है, ये सीधा बैलेंस शीट में तब्दील होता है। ये एक बहुत ही कारगर वर्ड ऑफ माउथ मॉडल है। सरपंच ही उनका माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन गया, और इसके साथ ही उन्होंने गांव बनेगा तो देश बढ़ेगा, और बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया जैसे अभियान भी चला है। हाँ, इन अभियानों के जरिए उन्होंने बुनियादी ढांचे का सीधा असर इंसानी जिंदगी पर दिखाया है। मतलब उन्होंने घर बनाने जैसी एक व्यक्तिगत चीज को नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण के एक बड़े नैरेटिव से जोड़ दिया। और जब उत्पाद देश के विकास से जुड़ जाता है, तो ग्राहक को लगता है कि वह सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं बना रहा, वह देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। और ये भावनात्मक जुड़ाव ब्रांड लॉयल्टी को इतना बढ़ा देता है कि फिर लोग 10-20 रुपए के अंतर के लिए ब्रांड नहीं बदलते। बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, मान लीजिए मार्केटिंग ने अपना काम कर दिया, मांग पैदा हो गई, लेकिन सीमेंट कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं जिसे फोन में डाउनलोड कर लिया जाए। इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना, ये तो असली चुनौती है ना। यहीं पर फिनोलॉजी की रिपोर्ट काम आती है। मैं यही बात कहने वाली थी। मार्केटिंग सिर्फ मांग का दरवाजा खोल सकती है, लेकिन सीमेंट जैसे भारी उद्योग में असली जीत उसी की होती है जिसका लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे मजबूत हो। तो इसके आंकड़े क्या कहते हैं? फिनोलॉजी की रिपोर्ट बताती है कि चीन के बाहर किसी भी एक देश में 100 मिलियन टन से ज्यादा क्षमता वाली ये इकलौती कंपनी है। इकलौती कंपनी? हाँ, कुल क्षमता 137.85 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इनके जो सबसे करीबी प्रतिद्वंदी हैं, उनकी तुलना में ये क्षमता लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब चलिए अपनी एनालॉजी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए आप दुनिया का सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट पिज्जा बनाते हैं। ठीक है। आपने मार्केटिंग भी जबरदस्त की, पूरे शहर में पिज्जा की मांग है, लेकिन अगर आपके पास डिलीवरी बॉयज की फौज नहीं है, तो पिज्जा ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ठंडा और बेस्वाद हो जाएगा। बहुत सही कहा। सीमेंट के बिजनेस में भी तो लॉजिस्टिक्स ही असली प्रोडक्ट है ना? है ना? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये डिलीवरी नेटवर्क कोई रातों रात खड़ा नहीं कर सकता। रिपोर्ट के आंकड़े देखिए, कंपनी रोजाना 57 लाख सीमेंट की बोरियां देश भर के 30,000 अलग-अलग डेस्टिनेशंस पर पहुंचाती हैं। बाप रे, 57 लाख बोरियां हर दिन? हाँ, हर दिन। इनके पास 30,000 डीलर्स और 89,000 से ज्यादा रिटेलर्स का विशाल जाल है। रोजाना ट्रकों और मालगाड़ियों में इतनी बोरियां लाद कर सही समय पर पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चमत्कार है। और यही कंपनी का असली मोट या प्रतिस्पर्धी लाभ है। बिल्कुल। इस उद्योग में माल ढुलाई यानी फ्रेट कॉस्ट और कच्चे माल की लागत बहुत अधिक होती है। अल्ट्राटेक के पास खुद की कैप्टिव खदानें हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम करने से उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है।
इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। तो जब हर दिन 57 लाख बोरियां बिक रही हैं तो जाहिर है वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। अब फिनोलॉजी रिपोर्ट नंबर्स के बारे में क्या कहती है? वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 63,240 करोड़ रुपए था और उन्होंने पिछले 5 सालों में 12% की चक्रवृद्धि दर यानी CAGR दर्ज की है। इतने बड़े स्केल पर 12% की ग्रोथ, ये तो बहुत ही शानदार है। और मैंने रिपोर्ट में देखा कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.18x है। जो कि कंस्ट्रक्शन जैसे भारी भरकम और पूंजी वाले बिजनेस में बहुत ही सुरक्षित स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ ना के बराबर है। और वैल्यूएशन के बारे में क्या ये स्टॉक अभी भी खरीदने लायक है? फिनोलॉजी की अर्निंग मल्टीपल अप्रोच के हिसाब से कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 10,013 रुपए है। तो तकनीकी रूप से देखें तो ये स्टॉक वर्तमान में अंडर वैल्यूड है। ठीक है, सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कर्ज है नहीं, मार्केटिंग एकदम हिट है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर सब इतना ही अच्छा है तो वित्तीय वर्ष 2023 में इनका नेट प्रॉफिट गिरकर 5,073 करोड़ रुपए क्यों रह गया? मुनाफे में ये गिरावट क्यों आई? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और इसका जवाब सीमेंट उद्योग की कमजोरियों में छिपा है। देखिए, सीमेंट एक साइक्लिकल बिजनेस है, मतलब जो बाजार के चक्र पर निर्भर करता है। हाँ, वित्तीय वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की लागत अचानक बहुत बढ़ गई थी। पावर और फ्यूल कॉस्ट इनके कुल खर्च का 65% से भी ऊपर जा सकता है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च भी आसमान छूने लगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर खर्च बढ़ा तो कंपनी ने सीमेंट के दाम क्यों नहीं बढ़ा दिए? वो खर्च ग्राहकों पर क्यों नहीं डाल दिया? यहीं पर इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो क्रैक या दरार है वो सामने आती है, प्राइसिंग पावर की कमी। प्राइसिंग पावर? हाँ, सीमेंट आखिरकार एक कमोडिटी है। इसमें ब्रांड के प्रति वफादारी बहुत कम होती है। अगर अल्ट्राटेक ने बोरी के दाम 15 रुपए भी बढ़ा दिए होते तो ग्राहक तुरंत उनके प्रतिद्वंदी का सबसे सस्ता विकल्प चुन लेता। अच्छा, तो कीमतें बढ़ाने के लिए आजाद नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बढ़ी हुई लागत का नुकसान उन्हें खुद उठाना पड़ा और उनका एबिडा या ऑपरेटिंग मुनाफा गिर गया। ये साबित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस कितना जटिल है। कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती और वित्तीय मजबूती के बावजूद कुछ संरचनात्मक जोखिम हैं जिन पर बात करना जरूरी है। हाँ, किसी भी विश्लेषण में जोखिमों को समझना सबसे जरूरी होता है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो रिपोर्ट में अंबुजा सीमेंट्स को उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताया गया है। अंबुजा सीमेंट्स, लेकिन वॉल्यूम में तो वो अल्ट्राटेक से काफी पीछे है ना? वॉल्यूम में पीछे जरूर है, लेकिन उनका ROE और ROCE काफी मजबूत है। यानी वो अपने संसाधनों का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और प्रतिस्पर्धा के अलावा कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं। 2016 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने 11 सीमेंट कंपनियों को कार्टेलाइजेशन का दोषी पाया था। कार्टेल बनाना मतलब मिलीभगत करके कीमतें बढ़ाना। हाँ, और इसमें अल्ट्राटेक पर सबसे अधिक 1,175.49 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर्यावरण से जुड़े नियम भी एक बड़ा सिरदर्द है। अभी हाल ही में जनवरी 2023 में ही हिमाचल प्रदेश में इनकी एक यूनिट को प्रदूषण नियमों के उल्लंघन का नोटिस मिला था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पूरे सिस्टम के लिए जरूरी हो जाए तो उसे सिर्फ बाजार से नहीं बल्कि पर्यावरण और रेगुलेटर से भी जूझना पड़ता है। एकदम सही। और इसीलिए ESG कंप्लायंस यानी ग्रीन एनर्जी और बायोडाइवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ाना अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। पर्यावरण नियमों का पालन किए बिना आप इस बिजनेस में टिक नहीं सकते। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमारे सामने दो बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी तस्वीरें उभरती हैं। वो कैसे? एक तरफ तो हमारे पास वो अल्ट्राटेक है जो यशस्वी सरपंच और अल्ट्राटेक से पूछो के जरिए एक बहुत ही संवेदनशील और मददगार ब्रांड की छवि बना रहा है, जो सीधे आम इंसान की भावनाओं से जुड़ रहा है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे इसका वो विशाल लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग स्केल है जो इसे एक कठोर और अभेद्य किला बनाता है। ये विरोधाभास ही इसे भारतीय बाजार का निर्विवाद नेता बनाता है। और जैसा कि हमने देखा, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी एक आकर्षक स्थिति में है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इतनी कमजोरियों और प्राइसिंग पावर ना होने के बावजूद उनका स्केल ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। तो श्रोताओं के लिए आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हम अक्सर मानते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में डेटा और AI ही दुनिया बदल रहे हैं।
बिल्कुल, सबको यही लगता है ना? लेकिन क्या ये संभव है कि असली नेशन बिल्डिंग आज भी ऑफलाइन हो रही हो? जरा सोचिए उन पहली बार घर बनाने वाले लोगों और ग्रामीण सरपंचों के बारे में जिन्हें ये विशाल इंडस्ट्रियल कंपनियां अपना असली इन्फ्लुएंसर मानती हैं। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। शायद भविष्य की जो चमकदार और टेक सेवी कंपनियां हैं, उन्हें भी आखिरी मील तक डिलीवरी और जमीनी स्तर पर भरोसा बनाना इन बोरिंग और धूल भरी सीमेंट कंपनियों से ही सीखना पड़ेगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। बिल्कुल। सुनते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को डीकोड करते रहिए।